2014 के बाद हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ आई हेट क्राइम में उफान की वजह क्या है? अपनी धार्मिक जुलूस के साथ निकलकर मुसलमानों के घर के छत के ऊपर झंडा लगाने की ताकत उन्हें कौन दे रहा है? संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक मुसलमान प्रतिनिधियों के खिलाफ जहर उगलने की हिम्मत उन्हें कहां से आ रही है? ये रैलियां, ये जुलूस, ये पार्टियां या स्टूडियो में बैठे किराए के पत्रकार और आरएसएस के 57,000 शाखाएं जिनमें 40 लाख से ज्यादा संसेवक हैं। इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा मोटा तगड़ा पैसा, और इस बेहिसाब पैसे का पर्दाफाश किया है हाल ही में आई ट्रांजैक्शनल फंडिंग इन हिंदू सुपरमेसी मूवमेंट की एक रिपोर्ट ने कि हिंदू राष्ट्रवाद का विस्फोट कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है कॉर्पोरेट दुनिया का एक अंधेरा कोना, जहां अरबों रुपए बिना किसी पहचान के एक राजनीति मशीनों में झोंका जा रहे हैं। हिंदुत्व की ताकत सड़कों पर नारे से नहीं बनती, यह खड़ी की गई है 3 मजबूत पिलर्स पे, जैसे कि कॉर्पोरेट फंड, कानूनी बदलाव और इंटरनेशनल फंडिंग। हिंदुत्व की यह फंडिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तक फैल चुकी है। इन पैसों से बनते हैं राजनीतिक दल, चलते हैं प्रचार अभियान और बढ़ते हैं अल्पसंख्यकों पर जुल्म, नफरत और अत्याचार। साल 1923 जब सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू, इस किताब ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की सोच को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं। फिर साल 1925 में इस विचारधारा को एक संस्थागत रूप मिला, आरएसएस। और अब आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री नेटवर्क बन गया। साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब ये व्यवस्था एक कदम और आगे बढ़ गई। नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, ऐसा मोड़ जहां निगरानी तंत्र को इतना कमजोर कर दिया कि इससे सिर्फ उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा जो बीजेपी के करीब माने जाते थे। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला नाम था अडानी ग्रुप का। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की नजदीकी का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वह गुजरात से दिल्ली अडानी के प्राइवेट जेट से आए थे। यह केवल एक यात्रा भर नहीं थी बल्कि एक नई सत्ता गठजोड़ की शुरुआत थी। मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप के कारमाइकल्स कोयला खदान प्रोजेक्ट के लिए 1 बिलियन का लोन मंजूर करने का ऐलान कर दिया। यह विस्तार महज एक सहयोग नहीं था बल्कि नतीजा था पे टू प्ले मॉडल का। पे टू प्ले मॉडल, जहां कंपनी बीजेपी को मोटा चंदा देती और बदले में वो बीजेपी से नीतिगत लाभ हासिल करती, यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड लाभ। पे टू प्ले मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए अपने उर्स पर पहुंचा। साल 2017 में नरेंद्र मोदी द्वारा पेश की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय राजनीति में काले धन को वैध करने की एक सबसे विवादित योजना थी। इस स्कीम ने राजनीतिक चंदे को न सिर्फ गुप्त बना दिया बल्कि कॉरपोरेट्स को राजनीतिक दलों को बेहिसाब धन देने की खुली छूट दे दी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साल 2018 से 2023 के बीच अकेली भारतीय जनता पार्टी को इस योजना के जरिए 12,930 करोड़ का चंदा मिला है। लेकिन सवाल सिर्फ पैसे का नहीं था बल्कि सवाल था कि ये पैसा कहां से आया और क्यों आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी को सबसे बड़े चंदा देने वाली कंपनियां वही थी जो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के घेरे में थी। जैसे केवेंटर्स ग्रुप ने 334 करोड़ तब दिए जब केवेंटर्स ग्रुप की एक सहायक कंपनी केवेंटर्स एग्रो लिमिटेड ईडी के जांच के घेरे में थी। ऐसी और भी 41 कंपनियां थीं जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन के बाद चंदा दिया। क्या ये एक महज इत्तेफाक था कि जिन कंपनियों पर छापे पड़े या फिर जिन कंपनियों पर केस चल रहे थे वो अचानक से बीजेपी के सबसे बड़े दानदाता बन गए? क्या ये चंदे सरकारी एजेंसियों से बचने की कीमत थी या फिर कानून का डर दिखाकर सत्ता ने इन कंपनियों को अपनी फंडिंग मशीन बना दिया?
कॉर्पोरेट से ये फायदा सिर्फ बीजेपी और मोदी तक सीमित नहीं है। यहाँ से अब कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है, क्योंकि इस भारी भरकम फंड का फायदा सिर्फ बीजेपी ने नहीं उठाया बल्कि आरएसएस तक भी इसका फायदा पहुंचाया गया है, जिसके चलते आरएसएस ने भी कॉर्पोरेट जगत में अपनी संगत मजबूत कर ली है। पैसे से हिंदुत्ववादी संगठनों का फायदा पहुंचाने वाला यह खेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि प्रवासी समुदायों के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर भी फैला हुआ है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों में रजिस्टर्ड टैक्स फ्री चैरिटीज और कॉरपोरेट संस्थानों के माध्यम से हिंदू वंशवादी संगठनों में लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। हिंदुत्व की ग्लोबल नेटवर्क में और भी कई संगठन हैं, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, VHP, सेवा इंटरनेशनल, एकल विद्यालय फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ये सभी दान के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। इन दानों का एक बड़ा हिस्सा आरएसएस से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भले ही ये धन आपदा राहत के नाम पर लिया जाता हो, लेकिन इसका इस्तेमाल मुस्लिम विरोधी हिंसा, जातिवादी नीतियों और आदिवासी संस्कृति के लोगों को हिंदू विचारधारा में ढालने के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट में ऐसे कई दाताओं का जिक्र किया गया है, जैसे कि रमेश भुटारा। रमेश भुटारा अमेरिका के ह्यूस्टन में एक मल्टीनेशनल कंपनी स्टार पाइप प्रोडक्ट्स के मालिक हैं। रमेश भुटारा के पिता भारत में आरएसएस से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक ऐसी आर्थिक संरचना तैयार की जो संघ की विचारधारा को अमेरिकी जमीन पर फलने फूलने दे। साल 2005 में रमेश भुटारा और उनके बेटे कृषि भुटारा ने भुटारा फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। टैक्स फ्री दर्जे वाली इस संस्था का उद्देश्य समाज सेवा के नाम पर उन संगठनों को फंडिंग देना था जो हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत कर रहे थे। लेकिन असली खेल अमेरिका में चल रहा था। साल 2022 में फाउंडेशन ने 1.1 मिलियन की इनकम के मुकाबले 3.29 मिलियन खर्च किए। खर्चा बढ़ाने की इस राजनीति का मकसद साफ था, अमेरिका में हिंदुत्व की विचारधारा को अधिक आर्थिक सहायता देना। लेकिन हकीकत यह है कि इन कंपनियों से करोड़ों डॉलर हिंदुत्व संगठनों को दिए जा रहे हैं और ये संगठन इस पैसे से ताकत पाकर क्या करते हैं, उम्मीद होगी आप समझ गए होंगे।